मलिका के उस सख्त व्यवहार ने शौर्य के भीतर एक अजीब सी खामोश आग जला दी थी। वो गुफा के मुहाने पर बैठा अपनी कुल्हाड़ी के फल को देख रहा था, जिस पर सुनहरी ऊर्जा की हल्की लहरें अब भी दौड़ रही थीं। मलिका भले ही रुद्र अस्तर लेवल 6 की योद्धा थी, पर शौर्य अब वो साधारण सिपाही नहीं रहा था। भीतर गुफा में बैठी मलिका शौर्य की पीठ को देख रही थी। उसे शौर्य को बताने की जरूरत नहीं थी कि उसने वो दूध आत्मसात कर लिया है। शौर्य की रगों से निकलती ऊर्जा की गर्माहट मलिका की त्वचा को साफ महसूस हो रही थी। एक रुद्र अस्तर की योद्धा होने के नाते वो बिना कहे ही ऊर्जा के बढ़ते घनत्व को पहचान सकती थी। 2 दिन और बीते। शावक के रक्त और शौर्य की देखरेख ने मलिका के भीतर की ज्वालासील के जहर को काफी हद तक शांत कर दिया था। उसकी चाल में अब वही राजसी गरिमा लौट आई थी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण गुफा के भीतर पहुंची, मलिका अपनी तलवार म्यान में डालकर शौर्य के सामने खड़ी हुई। मेरी शक्ति का बड़ा हिस्सा अब लौट आया है शौर्य, मलिका ने सपाट लहजे में कहा, पर उसकी आंखों में वो पहले वाली नफरत नहीं थी। स्वर्ण साम्राज्य में मेरे शत्रुओं ने शायद ये मान लिया होगा कि मैं मर चुकी हूं। मुझे वापस जाकर अपना मान वापस लेना होगा। शौर्य चुपचाप उसे देखता रहा। वह जानता था कि यह विदा का समय है। मलिका ने अपनी कमर से एक नीला पारदर्शी पत्थर निकाला और शौर्य की ओर बढ़ाया। ये मेरी पहचान है। अगर तुम कभी स्वर्ण साम्राज्य की सीमाओं तक पहुंचो तो इसे दिखाना। फिर उसने अपने गले से एक धागा निकाला जिसमें एक छोटा सा धात्विक पेंडेंट लगा था। और ये मेरा रुद्र रक्षा कवच है। ये तुम्हें सीधे प्रहारों से बचाएगा। इसे तब तक पहनना जब तक तुम खुद को सुरक्षित करने के काबिल न हो जाओ। उसने वो कवच शौर्य के गले में डाल दिया। उसकी उंगलियां एक पल के लिए शौर्य की गर्दन से छुईं और दोनों के बीच एक बिजली सी कौंधी। मलिका तुरंत पीछे हटी और एक तेज हवा के झोंके की तरह गुफा से बाहर निकल गई। शौर्य अब पूरी तरह अकेला था। भैरव की भारी आवाज शौर्य के मस्तिष्क में गूंजी, अच्छा हुआ वो चली गई। अब तेरा असली सफर शुरू होता है। वो सुनहरा दूध अब तेरे आधार को फाड़ने के लिए तैयार है। बैठ जा बालक और अपनी सीमाओं को राख कर दे। शौर्य गुफा के केंद्र में पद्मासन में बैठ गया। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और अपनी चेतना को नाभि के उस बिंदु पर ले गया जहां दूध की ऊर्जा एक सुनहरी गांठ बनकर बैठी थी। उसने अपनी वज्र मुद्रा का आह्वान किया। अभी वो शुरुआती आत्म लेवल 3 पर था। जैसे ही उसने ऊर्जा को धक्का दिया, उसका शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे वो ऊर्जा उसकी नसों में लावे की तरह बहने लगी। पसीना भाप बनकर उसके शरीर से उड़ रहा था। उसकी पशु मुद्रा खुद ब खुद सक्रिय हो गई, जिससे उसकी इंद्रियां इतनी तेज हो गईं कि उसे गुफा के बाहर जमीन पर रेंगती एक चींटी की आवाज भी सुनाई देने लगी। वो अब मध्य आत्म लेवल 3 की स्थिति पार कर चुका था। और गहराई में शौर्य ने एक जोरदार दहाड़ मारी। उसके सीने पर बनी मुद्राओं में से पहली और दूसरी मुद्रा प्रचंड रूप से चमकने लगी। गुफा की छत से पत्थर टूटकर गिरने लगे। सुनहरी और नीली बिजली का एक चक्र उसके चारों ओर बन गया। जब धुआं छटा तो शौर्य की आंखें पीली और तेजस्वी थीं। वह अब चरम आत्म लेवल 3 की अंतिम दहलीज पर पहुंच चुका था। तत्व अस्तर लेवल 4 बस एक कदम दूर था। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। शौर्य के लेवलअप के दौरान निकली प्रचंड ऊर्जा ने जंगल के सबसे खूंखार शिकारियों को न्योता दे दिया था। गुफा के बाहर अचानक हजारों लाल आंखें चमकने लगीं। हजारों रक्त पिशाच गुफा को घेर चुके थे। वे मलिका की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उस ताजा और शक्तिशाली ऊर्जा को निगलना चाहते थे। पिशाचों के झुंड को चीरते हुए एक विशाल आकृति सामने आई। वो पिशाच राज था, 10 फीट ऊंचा, काले पंख और हाथों में हड्डियों से बनी एक विशाल गदा। एक अदना सा इंसान और इतनी शुद्ध ऊर्जा। पिशाच राज की आवाज किसी सूखी लकड़ी के टूटने जैसी थी। तेरा मांस मेरी सदियों की भूख मिटाएगा। शौर्य गुफा से बाहर निकला। मलिका का दिया कवच उसके सीने पर हल्के नीले रंग में चमक रहा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई, जिस पर अब सुनहरी बिजली के कोड़े लहरा रहे थे। मलिका यहां नहीं है, पर उसका दिया विश्वास और मेरी अपनी शक्ति आज तुम्हारी मौत लिखेगी। शौर्य ने अपनी उड़ने की तकनीक का इस्तेमाल किया और एक सुनहरी लकीर की तरह सीधे पिशाच राज की ओर लपका। शौर्य और पिशाच राज के बीच का फासला अब खत्म हो चुका था। पिशाच राज ने अपनी गदा घुमाई, जिससे निकलने वाली काली ऊर्जा ने आसपास की जमीन को बंजर कर दिया। वो तत्व अस्तर लेवल 4 का एक ऐसा रक्षक था जो हवा से नमी सोखकर उसे पत्थर बना सकता था। उसके शरीर से निकलने वाला दबाव इतना प्रचंड था कि अगर कोई साधारण लेवल 3 का योद्धा वहां होता तो उसका दिल धड़कना बंद कर देता।
तुझे क्या लगा बालक? पिशाच राज अपनी भारी और फटी हुई आवाज में गूंजा। मलिका का वो कवच तुझे मेरी अंधकार तत्व की शक्ति से बचा लेगा? मैं इस जंगल का अंत हूं। उसने अपनी गदा को हवा में लहराया और एक काला बवंडर शौर्य की ओर छोड़ दिया। शौर्य ने अपनी पशु मुद्रा को चरम पर महसूस किया। उसकी इंद्रियों ने उसे चेतावनी दी कि ये हमला सीधे शरीर पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर होने वाला है। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा। भैरव, क्या तू देख रहा है? इसके भीतर की शक्ति मेरे लेवल से कहीं ऊपर है। यही तो परीक्षा है। भैरव की आवाज उसके भीतर कड़की। अपनी वज्र मुद्रा को इस सुनहरी ऊर्जा के साथ मिला। तुझे अपनी सीमाओं को सिर्फ छूना नहीं है, उन्हें राख करना है। शौर्य ने अपनी आंखें बंद की। उसने महसूस किया कि मलिका का वो रुद्र रक्षा कवच उसके सीने पर तेजी से धड़क रहा है, जैसे वो शौर्य की बढ़ती हुई धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रहा हो। अचानक कवच से एक नीली किरण निकली और शौर्य की कुल्हाड़ी के सुनहरी बिजली के साथ मिल गई। अब मेरा वार, शौर्य दहाड़ा। वो उड़ने की तकनीक की मदद से हवा में किसी तीर की तरह उछला। पिशाच राज ने उसे पकड़ने के लिए अपने पंख फैलाए, लेकिन शौर्य की गति अब बेकाबू थी। वो हवा में ही मुड़ा और पिशाच राज की गदा के ऊपर से फिसलते हुए सीधे उसके चेहरे के सामने पहुंच गया। शौर्य की कुल्हाड़ी ने एक अर्धचंद्राकार सुनहरी लकीर बनाई। पिशाच राज की एक आंख बिजली की चमक के साथ फूट गई। एक काली चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। आह! एक कीड़ा, एक मामूली इंसान ने मुझे घायल किया। पिशाच राज पागल हो उठा। उसने अपनी गदा को पागलपन की हद तक घुमाना शुरू किया। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि शौर्य को सांस लेना मुश्किल होने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर का वो सुनहरा दूध अब पूरी तरह पिघलकर उसके रोम रोम में समा चुका है। उसका शरीर अब चरम आत्म लेवल 3 की अंतिम सीमा को पार करने के लिए छटपटा रहा था। अगर मैं आज नहीं जीता तो मलिका का वो विश्वास टूट जाएगा। शौर्य के मन में मलिका का वो आखिरी चेहरा उभरा। उसने अपनी पूरी ऊर्जा अपने बाएं हाथ में बटोरी, जहां मलिका का कवच चमक रहा था। उसने कवच की नीली ऊर्जा को अपनी वज्र बिजली में सोखा और अपनी कुल्हाड़ी को पिशाच राज के सीने की ओर फेंक दिया। कुल्हाड़ी हवा में एक घूमते हुए बिजली के चक्र में बदल गई। पिशाच राज ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कुल्हाड़ी उसके तत्व अस्तर की काली ढाल को कागज की तरह चीरते हुए उसके दिल के आर पार निकल गई। एक पल के लिए पूरा जंगल सन्न रह गया। पिशाच राज के शरीर से काली अग्नि निकलने लगी। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे पत्थर की तरह जमने लगा और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरने लगा। पिशाचराज का अस्तर जितना ऊंचा था, उसकी मौत उतनी ही भयावह थी। उसके मरते ही उसकी पूरी जीवन ऊर्जा एक लाल धुएं के रूप में शौर्य के नथनों में समा गई। शौर्य के भीतर जैसे कोई विस्फोट हुआ। उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज आई। अस्तर उन्नति तत्व अस्तर लेवल 4.1 शुरुआती। शौर्य के शरीर के चारों ओर अब केवल बिजली नहीं थी, बल्कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खुद ब खुद ऊपर उठने लगी थी। वो अब प्रकृति के एक तत्व को महसूस कर पा रहा था। उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का और उसकी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा भारी हो चुकी थी। उसने हांफते हुए अपनी कुल्हाड़ी उठाई, जो अब पूरी तरह सुनहरी हो चुकी थी। तभी कोहरे को चीरते हुए उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। दूर से 3 घुड़सवार आ रहे थे। उनके कवच स्वर्ण साम्राज्य के सूरज के चिन्ह से चमक रहे थे। वे पिशाच राज की मौत का धमाका सुनकर यहां पहुंचे थे। वो देखो, बीच वाले घुड़सवार ने चिल्लाकर कहा, पिशाच राज का वध हो चुका है, पर ये लड़का कौन है? इसके गले में मलिका का कवच क्या कर रहा है? शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा। वो जानता था कि अब लुका छिपी का समय खत्म हो गया है। वो अब स्वर्ण साम्राज्य की राजनीति और ताकत के बीच खड़ा था। मैं शौर्य हूं, उसने भारी आवाज में कहा, और उसकी आंखों में अब तत्व अस्तर की एक डरावनी चमक थी। और ये कवच मेरी अमानत है। आगे कदम बढ़ाने से पहले अपनी हैसियत सोच लेना। घुड़सवार ठिठक गए। एक लेवल 4 के योद्धा का दबाव वे साफ महसूस कर पा रहे थे। शौर्य के शब्दों में जो भारीपन था, उसने उन घुड़सवारों को अपनी जगह पर जमने के लिए मजबूर कर दिया। कोहरे और धुएं के बीच खड़ा शौर्य अब कोई साधारण युवक नहीं लग रहा था। उसके शरीर से निकलने वाली सुनहरी और नीली ऊर्जा की लपटें साफ बता रही थीं कि उसने तत्व अस्तर लेवल 4 की दहलीज को पार कर लिया है। पिशाच राज की राख अभी भी हवा में उड़ रही थी, जो इस बात का गवाह थी कि यहां एक असंभव युद्ध जीता गया है। बीच वाले घुड़सवार ने, जो उन सबका नायक लग रहा था, धीरे से अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। उसने अपनी तलवार म्यान में डाली, लेकिन उसकी आंखें शौर्य के गले में लटके उस रुद्र रक्षा कवच पर टिकी थीं। मैं सेनापति विक्रांत हूं, उसने भारी आवाज में कहा।
हम यहाँ मलिका की खोज में आए थे। उनकी ऊर्जा का आखिरी निशान इसी दिशा में मिला था, पर यहाँ हमें पिशाच राज की लाश और एक ऐसा लड़का मिला है जो हमारी मलिका का निजी कवच पहने खड़ा है। विक्रांत की आंखों में शक और सम्मान का एक अजीब मिश्रण था। ये कवच मलिका की जान है। उन्होंने इसे अपनी मर्जी से दिया या तुमने उनके कमजोर होने का फायदा उठाया? शौर्य की पकड़ कुल्हाड़ी पर और मजबूत हो गई। उसकी पशु मुद्रा उसे चेतावनी दे रही थी कि ये तीनों घुड़सवार भी तत्व अस्तर लेवल 4 के मजे हुए योद्धा हैं। अगर युद्ध हुआ तो ये आसान नहीं होगा। मलिका सुरक्षित हैं और अपने साम्राज्य की ओर बढ़ चुकी हैं, शौर्य ने सपाट लहजे में कहा। ये कवच उन्होंने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए दिया है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो तुम अपना रास्ता नाप सकते हो। विक्रांत के साथ खड़े 2 अन्य सैनिकों ने गुस्से में अपनी तलवारें निकाल लीं। एक मामूली आवारा हमारे सेनापति से इस लहजे में बात करेगा, और मलिका का कवच एक गैर को कैसे मिल सकता है? सेनापति, ये गद्दारी है। रुको! विक्रांत ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। उसने गौर से शौर्य की कुल्हाड़ी को देखा, जिस पर अब भी पिशाचराज का काला लहू और सुनहरी बिजलियां एक साथ खेल रही थीं। पिशाचराज को मारना कोई मामूली खेल नहीं है। अगर इस लड़के ने उसे अकेले मारा है तो इसका मतलब है कि मलिका ने इसमें कुछ खास देखा होगा। विक्रांत घोड़े से नीचे उतरा और शौर्य के करीब आया। शौर्य, स्वर्ण साम्राज्य इस वक्त जल रहा है। मलिका के गायब होने की खबर ने गद्दारों को सिर उठाने का मौका दे दिया है। अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मलिका का कवच पहनने वाला व्यक्ति स्वर्ण साम्राज्य का मेहमान होता है या फिर उसका सबसे बड़ा मुजरिम? शौर्य के दिमाग में भैरव की आवाज गूंजी, चल जा बालक। अब जंगल की साधना पूरी हुई। अब तुझे इंसानी भेड़ियों के बीच अपनी मुद्राओं का असली जौहर दिखाना होगा। स्वर्ण साम्राज्य ही वो जगह है जहां तुझे तत्व अस्तर की अगली सीढ़ियां मिलेंगी। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को अपनी पीठ पर बांधा। मैं चलूंगा, पर याद रखना, मैं किसी के कैदी की तरह नहीं, अपनी मर्जी से आ रहा हूं। स्वर्ण साम्राज्य की ओर प्रस्थान। अगले कुछ दिन शौर्य ने उन सैनिकों के साथ यात्रा की। जैसे जैसे वे जंगल से बाहर निकलकर पहाड़ियों की ओर बढ़े, स्वर्ण साम्राज्य की भव्यता दिखने लगी। दूर क्षितिज पर सोने की तरह चमकती हुई दीवारें और विशाल मीनारें खड़ी थीं। रास्ते में शौर्य ने अपनी नई शक्तियों को महसूस किया। तत्व अस्तर लेवल 4.1 पर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि अब वो सिर्फ अपनी आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर नहीं था, वो आसपास की हवा में मौजूद ऊर्जा को भी खींच सकता था। मलिका का कवच उसकी ऊर्जा को एक लय, रिदम दे रहा था, जिससे उसकी थकान बहुत कम हो गई थी। जब वे साम्राज्य के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां का नजारा डरावना था। द्वार पर भारी पहरा था और आम लोगों के चेहरों पर डर था। यहां क्या हो रहा है? शौर्य ने पूछा। मलिका के चचेरे भाई राजकुमार दक्ष ने खुद को कार्यवाहक राजा घोषित कर दिया है, विक्रांत ने फुसफुसाते हुए कहा। वो मलिका का कट्टर दुश्मन है। अगर उसे पता चला कि तुम्हारे पास ये कवच है तो वो इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। जैसे ही वे द्वार से भीतर दाखिल हुए, सैनिकों की एक टुकड़ी ने उन्हें घेर लिया। उनका नेतृत्व एक काले कवच वाला योद्धा कर रहा था, जिसकी आंखें धंसी हुई थीं। विक्रांत, तुम वापस आ गए? काले कवच वाले योद्धा ने उपहास के साथ कहा। और ये कूड़ा करकट किसे साथ लाए हो? और अरे, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? क्या वो मलिका का रुद्र कवच है? हवा का दबाव अचानक बढ़ गया। उस योद्धा ने अपनी भारी तलवार निकाली। इस लड़के को अभी गिरफ्तार करो। इसने मलिका की हत्या की है और उनका कवच चुराया है। शौर्य के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने अपनी कुल्हाड़ी का हत्था पकड़ा। कोशिश करके देख लो,